बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, और ये दिस सेकंड चैप्टर बिलोंग्स टू द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय ग्रेगरी मैनकिव। जो मैनकिव की जो किताब मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये उसका सेकंड चैप्टर है। और ये इस चैप्टर के अंदर देखें हमने डिस्कस क्या करना। दिस चैप्टर इज बेसिकली it deals with the following questions. Number one questions, what are economists' two roles and how do they differ? यहाँ पे बेसिकली वो बताएगा कि इकोनॉमिस्ट जो है उनका रोल एक्चुअल है क्या, और वो क्यों एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मॉडल्स एंड हाउ डू इकोनॉमिस्ट यूज दैम, मतलब मॉडल होते क्या हैं और इकोनॉमिस्ट उसको क्यों यूज करते हैं। तीसरा इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। इसमें वो डिस्कस कर रहा है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो डायग्राम, व्हाट कॉन्सेप्ट्स डज द डायग्राम एक्सप्लेन्स। तो ये बेसिकली अबाउट द सर्कुलर फ्लो डायग्राम से है। चौथा है जी कि हाउ इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट अदर कॉन्सेप्ट्स डज इट इलस्ट्रेट। और लास्ट के अंदर वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इस हवाले से जो है वो बात करते हैं कि जी इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने एक आपको जो असाइनमेंट दी थी, आई होप कि आपने उसको देखा होगा और उसको किया भी होगा। अच्छा ये सबसे पहले जरा हम ये डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके दरमियान में जो है वो क्या डिफरेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए जी, वो कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजंस एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन मार्केट्स। यानी इस यहाँ पर वो बता रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उससे पहले हमें जरूरत इस बात की कि हम समझें कि इकोनॉमिक्स में इस वक्त वो बात कर रहा है दो एक्टर्स की, दो एजेंट्स की वो बात कर रहा है। और वो जो दो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उसपे एक है हाउसहोल्ड और दूसरी है फर्म। एक है हाउसहोल्ड और दूसरी है फर्म। अब वो कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली ये स्टडी है कि किस तरीके से एक हाउस होल्ड और जो फर्म है वो डिसीजंस करते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये बरक्स वो बात करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। वो कहता है जी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड फिनोमेना इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द economy wide phenomena including inflation, unemployment and economic growth. वो आगे कहता है कि these two branches of economics are closely intertwined yet distinct, they address different questions. अच्छा यहाँ पे देखें मैक्रो में वो बात कर रहा है, इन्फ्लेशन को हमने कल डिस्कस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट को भी हमने डिस्कस किया था। ये जो एक नई टर्म इसके अंदर वो डिस्कस कर रहा है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जरा मुझे कोई हाथ खड़ा करके बताएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली इट इज बाय इकोनॉमिक ग्रोथ वी मीन एन इंक्रीज इन कंट्रीज नेशनल इनकम। किसी मुल्क में उसकी जो कौमी आमदनी में जो इजाफा है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर जो इजाफा है उसको हम नाम देते हैं किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम देते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम और इंक्रीज इन कंट्रीज नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज है उसको हम नाम देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। दूसरा मैंने जो इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट बताया है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, देखें डेवलपमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। क्या है जी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी कंट्री में नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो उस इनकम के इंक्रीज से क्या क्या चेंजेस आती है मुल्क के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। जैसे इनकम अगर आपकी ग्रो कर रही है लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर क्राइम भी इंक्रीज कर रहा है
या और सोशल इवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस इंक्रीज से कोई आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा पॉजिटिव। तो वो जो चेंज है यानी इंक्रीज प्लस चेंज, इट इज डेवलपमेंट। और जो सिंपल इंक्रीज है इसको हम नाम देते हैं किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम देते हैं। अब जरा आगे आ जाए, अगली जो टर्म है अगली उस स्लाइड में, ये है जी दो स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अच्छा अब देखें, वो कहता है कि एज साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो दो किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। एक वो होती हैं जिनको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं, और एक वो होती है जिनको हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को वो कैसे एक्सप्लेन करता है? वो कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या है? विच अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज इट इज, which attempt to describe the world as it is। और एज पॉलिसी एडवाइजर इकोनॉमिस्ट में, अब कहता है एज ए साइंटिस्ट के तौर पर तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जब वो पॉलिसी एडवाइजर्स बनते हैं तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है कि पॉजिटिव विच नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स विच अटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड शुड बी। अब वहां पे है कि हाउ द वर्ल्ड एज इट इज, और दूसरी तरफ है हाउ द वर्ल्ड शुड बी। अब इन दोनों में फर्क देखें। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी इकोनॉमिस्ट जो है एज ए साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, मुल्क के अंदर पॉवर्टी है, मुल्क के अंदर बजट डेफिसिट है, मुल्क के अंदर ट्रेड डेफिसिट है, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है। दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और जब वो ऐसे उनसे पूछा जाता है कि भाई अब क्या होना चाहिए, तो वो जो ऐसे पॉलिसी एडवाइजर्स कहते हैं कि व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए, इसका मतलब जो व्हाट शुड बी जो है, व्हाट ऑट टू बी जो है, ये नॉर्मेटिव है। भाई क्या है जी, पॉवर्टी है, ओके है। नाउ व्हाट शुड बी, देयर शुड बी एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को अलिविएट करना चाहिए, एरेडिकेट करना चाहिए। ओके जी, नेशनल इनकम हमारी कम है, क्या करना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है। पॉजिटिव के अंदर स्टेटमेंट होती है व्हाट इज, और नॉर्मेटिव के अंदर होते हैं व्हाट शुड बी, कि होना क्या चाहिए, क्या है और क्या होना चाहिए। दिस इज बेसिकली अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इसको हम ये भी कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखें कि अब वो उसने दो एग्जांपल्स के जरिए बताया हुआ है कि आप बताएं कि जी के इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये देखें कि एक्टिव जो लर्निंग में वो कहता है कि which of these statements are positive and which are normative, how can we tell the difference। अब वो कहता है कि prices rise when the government increase the quantity of money। अब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा वो कहता है द गवर्नमेंट शुड प्रिंट लेस मनी। अब अगर इंक्रीज प्राइसेस बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को चाहिए कि पैसे कम जो है वो प्रिंट करे नोट। फिर वो कहता है टैक्स कट इज नीडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमी। ये भी एक स्टेटमेंट वो है जिसमें वो एडवाइस कर रहा है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बैरियर्स विल कॉज एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर डिमांड फॉर द वीडियो रेंटल्स। अब ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो बता रहा है। अब देखें अगली स्लाइड पर आप देखेंगे कि प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, इंक्रीज करती हैं जब वो बढ़ जाती है, अब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा अब करना क्या चाहिए, अब वैल्यू जजमेंट ये है या वो करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नोट कम पब्लिक अपना प्रिंट करे, तो ये हमारे पास आ जाती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो इसी तरीके से इसने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के हवाले से उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बैक पीछे जाते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं स्टार्ट के अंदर से। अच्छा जी, अब देखें वो जो सवाल थे, अब इसमें देखें। अब वो कहता है कि इकोनॉमिस्ट का रोल जो है वो बता रहा है दो तरह से, इकोनॉमिस्ट एज ए साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट एज ए पॉलिसी एडवाइजर। अगर एज ए साइंटिस्ट होगा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देंगे, और अगर एडवाइजर होंगे तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देंगे। ठीक है, और आगे वो कहता है इन द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, दे एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड the dispassionate development and testing of the theories about how the world works। अब ये साइंटिफिक मेथड के हवाले से मतलब बता रहा है कि वो क्या है। अब
दो चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, एक है अजम्पशन और दूसरी है मॉडल। एक क्या है अजम्पशन और दूसरी क्या है मॉडल। अच्छा, आप सब ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, मेजॉरिटी ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या आप में से कोई लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकता है? हाथ का। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली है कि सबसे पहले स्टेटमेंट आती है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या उसको हम कहते हैं कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इकोनॉमिस्ट हो गई, साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिस्ट की एग्जांपल लें, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट लैब में करने होते हैं तो उनको एक खास किस्म का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, खास किस्म के इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, खास किस्म का एक एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। अगर वो हालात उसको वो मिलेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो हालात नहीं मिलते तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता। सेम इज द केस विद द इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम किसी फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं और वो जनरलाइज फिनोमेना हम जो है अपने पैरामीटर्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे ये सिंपल, मैंने आपसे लॉ ऑफ डिमांड की बात की कि जी लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। if price increases if price increases अच्छा जी मैं कह रहा हूं कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस its quantity demanded decreases, its quantity demanded decreases, ना के डिमांड डिक्रीजेस। देखिए ये बड़ा ही जी, एक तो मनान साहब आप एक तो ऊपर से आपने अपना माइक ऑन कर दिया। प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, कि देखें उस फैक्टर्स में, जैसे अभी किसी ने बताया था क्लास में, आपकी क्लास में से बता रहे थे कुछ फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में जो नंबर 1 फैक्टर है वो है जी आपका इनकम है। हमने अज्यूम किया कि इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज एन अजम्पशन कि इनकम जो है कंज्यूमर की सबकी एक जैसी है, उसमें चेंज नहीं आएगा। और अगर हमारी इनकम में इजाफा होता है तो हम प्राइसेस के बारे में बॉदर नहीं करते, फिर ये लॉ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। टेस्ट जो है वो सेम रहेगा, अगर हम टेस्ट चेंज कर देंगे तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम अजम्पशंस कहते हैं। हम इनको क्या नाम देते हैं? हम इनको अजम्पशंस कहते हैं, जिसकी बेसिस पर हम ये थ्योरीज जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। वो क्या है? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अभी क्लास में कोई एक स्टूडेंट बता रहा था कि जी ये रिलेशनशिप है कि अगर क्वांटिटी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जनरली पढ़ते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स में अगर हम देखें, दो किस्म के वेरिएबल हैं जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्वांटिटी डिमांड जो है इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वांटिटी डिमांड क्या है? इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट। In case of law of demand, quantity demanded is the function of price. Quantity demand is the function of price. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो फर्स्ट मॉडल है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस मॉडल का टाइटल है दी सर्कुलर फ्लो डायग्राम। टाइटल है जी सर्कुलर फ्लो डायग्राम। इसमें वो कहते हैं दी सर्कुलर फ्लो जो डायग्राम है बेसिकली है क्या? इट इज अ विजुअल मॉडल। It is a visual model of the economy showing how dollars flow through markets among households and the firms. और नीचे वो explain कर रहा है two types of actors, household and firms, and two types of the markets, the market for goods and services and the market for the factors of production. यानी two types of actors, ठीक है, और two types of markets। और इसमें जो है, एक मिनट, अच्छा, टू एक्टर्स आ गए, हाउस होल्ड और फर्म्स आ गए।
और 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स आ गई, द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब नीचे अगली जो स्लाइड है इसके अंदर वो बता रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बता रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। द रिसोर्सेज द इकोनॉमी यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड दीज इंक्लूड लेबर, लैंड एंड कैपिटल। कौन से फैक्टर्स हैं जी? लेबर, लैंड एंड कैपिटल। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा जी लेबर की क्या डेफिनेशन है, लैंड की डेफिनेशन क्या है और कैपिटल की क्या है? Raise your hand and please respond to this question. Labor, land and capital. जी फैसल, क्योंकि मेरा ख्याल है बेचारे ऑलरेडी शोर में थे तो वो क्या किस तरीके से बैलेंस कर सकते, तो लिहाजा मैंने इनको आउट कर दिया। अच्छा अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ लेबर बेसिकली क्या है। लेबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लेबर को जिस तरह मैंने डिफाइन किया था कि इट मे एंड मे नॉट बी, इट इज ईदर अ मेंटल एफर्ट और अ फिजिकल एफर्ट फॉर द सेक ऑफ एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। देयर इज अ हाईली स्किल्ड लेबर, देयर इज अ स्किल्ड लेबर, देयर इज अ सेमी स्किल्ड लेबर एंड देयर इज अनस्किल्ड लेबर। लेबर की 4 मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, हाईली स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईली स्किल्ड, देन स्किल्ड, देन लोअर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड फाइनली अनस्किल्ड लेबर। दूसरा हमारे पास फैक्टर आ गया लैंड। लैंड इट इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द नेचर है, ठीक है, और इसकी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड होती है क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा फैक्टर प्रोडक्शन जो कैपिटल है, जिसमें वो बता रहा है कि कैपिटल की जहाँ जो बात कर रहा है कि इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स एंड मशीन्स यूज इन द प्रोडक्शन। वैसे तो कैपिटल में हमारा एनवायरमेंटल कैपिटल भी आ जाता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है, हमारा फिजिकल कैपिटल भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस कैपिटल की बात कर हो रही है इट इज अ फिजिकल कैपिटल विच इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड मशीन्स यूज्ड इन दी प्रोडक्शन। उस हवाले से इसकी बात की जा रही है। अब अगला जो अपना आ गया है पेज, अगली जो शो हो रहा है स्लाइड में, इसमें वो 2 चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। 2 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, वन इज द फर्म एंड सेकंड इज द हाउस होल्ड। वन इज द फर्म एंड सेकंड इज द हाउस होल्ड। जी अच्छा, मुझे जरा रोल नंबर, जी ये रोल नंबर 23 फरीहा जावेद, फरीहा जावेद। फरीहा जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर। अच्छा जी, मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। आप ये देखें 2 बॉक्सेस बने हुए हैं इसके ऊपर। एक तो फर्म का बॉक्स बना हुआ है रेड में, ब्लू कलर में, और एक बना हुआ है हाउस होल्ड का। और वो नंबर 1 वो स्टेटमेंट वो कहता है कि हाउस होल्ड जो है बेसिकली own the factors of production, sell and rent them to the firms for income। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबर है, जो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हाउस होल्ड की तरफ से है, हाउस होल्ड की तरफ से है। यानी जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो लेबर है, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी को सेल कर रहा है या रेंट कर रहा है। यानी फर्म जो है 2 चीजें होती हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। देखें कल भी हमने जो बात की थी कि डिमांड हाउस होल्ड जो बेसिकली इट इज अ सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ द वर्कर्स, सप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल हु वांट एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट उनको क्यों चाहिए? फॉर द सेक ऑफ अर्निंग इनकम, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग वेजेस। तो हाउस होल्ड जो है ये itself is a factor of production which is labor, and the labor who is willing to sell or rent out his services to the firms for income। और दूसरा हाउस होल्ड क्या काम करता है? दूसरा काम जो हाउस होल्ड करता है या लेबर करता है, वो चीजों को परचेज करता है और चीजों को कंज्यूम करता है। क्या करता है? चीजों को बाय करता है, खरीदता है और चीजों को वो कंज्यूम करता है। अब नीचे आ गया दूसरा फैक्टर जो क्या है फर्म। अब फर्म के हवाले से आ गया बाय एंड हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये एम्प्लॉयर है
जो कि डिमांड कर रहा है किसकी, हाउस होल्ड की, लेबर की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, इसलिए ताकि वो इनको यूज करते हुए क्या कर सके, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। तो जो फर्म है बेसिकली इट इज अ डिमांड साइड है, लेबर के हवाले से या सर्विसेज के हवाले से, जो कि उनको डिमांड करता है और उनको यूज करता है। इसलिए यूज करता है ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। और दूसरा काम क्या है कि जब वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उनको सेल करता है। क्या करता है, वो उनको सेल करता है एट डिफरेंट प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड और जो फर्म है ये दो इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, वो अपनी लेबर देता है अपनी सर्विसेज को इन द फॉर्म ऑफ लेबर टू दी फर्म्स, और फर्म क्या करती है, फर्म उन सर्विसेज को बाय करती है और उनको यूज करती है किस लिए, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए। और फिर उसी गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेल कर देती है किसको, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उन्हीं को खरीद लेता है। और हाउस होल्ड जब देखें, जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड उन चीजों को खरीदने के लिए खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है। और वो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, वो फर्म का रेवेन्यू बनता है। उस रेवेन्यू से फर्म क्या करती है कि फर्म वापस हाउस होल्ड को या लेबर को वेजेस पे करती है, जो कि हाउस होल्ड की इनकम बन जाती है। उस इनकम से वो आगे फिर उसको स्पेंड करता है, तो ये किस्म का सर्कुलर फ्लो बन जाता है।